हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन शाह और आप लोगों का स्वागत है फोकस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमने कल से उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया था। आज हम उत्तराखंड के इतिहास का भाग 2 लेकर के आए हैं और हम इस भाग 2 में पंवार वंश के अन्य राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको भाग 1 में हमने बताया था कि उत्तराखंड में पंवार राजवंश की नींव कैसे पड़ी थी, उत्तराखंड में पंवार राजवंश कैसे करके प्रारंभ हुआ था, ये सारी बातें हमने कल भाग 1 में बताई थी। इसके बाद जो अब आगे चलेगा तो कनकपाल से आगे की बातें आज हम करेंगे। कनकपाल के बारे में कल हमने जाना था कि कनकपाल को कुछ लोग बोलते हैं कि दारी गुजरात का शासक था, कुछ लोग बोलते हैं कि कनकपाल आपका गुज्जर देश का निवासी था। अब बात यह है कि अगर ऑप्शन आपके पास दोनों ही आ जाएं तो कहां पे आंसर लगाएंगे, तो दारी गुजरात की मान्यताएं ज्यादा है, इसीलिए दारी गुजरात पे आपको कनकपाल का आंसर लगाना है। तो कनकपाल पंवार वंश के संस्थापक हुआ करते थे। ये बातें सुदर्शन, हरिकृष्ण रतूड़ी, विजयराम रतूड़ी, एटकिंसन, विलियमसन, ये सभी लोग बोलते हैं कि कनकपाल ही क्या था, संस्थापक था। लेकिन थोड़ा हैरान कर देते हैं हमें आपके राहुल सांस्कृत्यानंद, मौलाराम जैसे व्यक्ति और आपके शिव प्रसाद डबराल जी। ये लोग कहते हैं कि कनकपाल नहीं बल्कि उत्तराखंड में पंवार वंश का संस्थापक अजयपाल था। वो इसलिए मानते हैं कि अजयपाल था क्योंकि अजयपाल से मतलब जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा हैं और अजयपाल को लोग वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। इसीलिए हो सकता है कि ये बात सत्य हो कि अजयपाल संस्थापक था, लेकिन ज्यादातर मान्यताएं हमारे पास यही है कि कनकपाल ही पंवार वंश का संस्थापक हुआ करता था। इनके बारे में कल हमने जाना था। यहाँ पर हमने कल पंवार की वंशावली के बारे में चर्चा की थी। जैसे देखिए, कल हमने आपको कहा था कि हमें एक वंशावली मिली है वैकेट की, तो वैकेट की सूची हमें मिली थी। कहाँ से मिली थी, तो सभासार से मिली थी। सभासार किसका ग्रंथ है, तो सुदर्शन शाह का सभासार ग्रंथ है। यहाँ से हमें पंवारों की वंशावली के बारे में जानकारी मिली थी। वैकेट की सूची आपकी वो सूची होगी जिसमें 888 ईस्वी से लेकर के आपका, अगर मैं बात करूं तो 1804 तक जो 54 राजे थे उनके बारे में, और यदि मैं दूसरा इसका पार्ट देखूं तो 888 से लेकर के आपका 1949 तक टोटल 60 राजाओं ने शासन किया है। यह वंशावली हमें कहां से प्राप्त हुई थी, तो वैकेट की सूची से प्राप्त हुई थी। वैकेट की ही सूची सर्वमान्य मानी जाती है। वैकेट की सूची के अनुसार पंवार राजाओं का क्रम सर्वमान्य माना जाता है और उसी क्रम में वैकेट की सूची में पहला शासक का नाम था कनकपाल। इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज हम कनकपाल से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इधर दोस्तों, नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का जो शासन मतलब जो शासक होगा उसका नाम होगा श्यामपाल। और ये केवल नाम याद रखिए इनका कि श्यामपाल हमारे पंवार वंश के दूसरे शासक थे। अब आप लोग जरा ध्यान निकालिए कि कल मैंने आपको क्या कहा था। कल हमने कहा था कि 1 से लेकर के 36 तक के राजा, इन लोगों ने किसके अधीन शासन किया है, तो कार्तिकेय पूर्व राजाओं के अधीन इन लोगों ने शासन किया है। 1 से लेकर के 36 राजाओं ने कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन क्या किया है, शासन किया है। कुल मिलाकर के पंवार वंश के जो प्रारंभिक शासक हुआ करते थे उन लोगों ने कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन काम किया है। तो कनकपाल हो, श्यामपाल हो, सुरतीपाल हो, आपका आनंदपाल फर्स्ट हो, अनंतपाल हो, यहाँ तक कि लास्ट जो आपका जहां पर तक अजयपाल नहीं आता है वहां तक जितने भी राजा हैं, ये 36 राजा, इन्होंने बल कहां शासन किया, कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन शासन किया है। इतनी जानकारियां कल हमने प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट जो देखो दूसरे नंबर का श्यामपाल होगा। अब आपको तीसरे नंबर का नहीं, सीधे सीधे आपको 24वें नंबर का शासन लिखना है, शासनकाल लिखना है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनको जरा ध्यान से देखिए भाई। चलिए फिर 24वें नंबर का आपका शासनकाल होगा सोनपाल का या सुवर्णपाल का। सोनपाल का या सुवर्णपाल का इनका शासनकाल होगा 1243 से 1250 के आसपास। देखिए भाई, स्वर्णपाल या सुवर्णपाल,
कल हमने जाना था कि 1 से लेकर के 36 राजा किसके अधीन का जो है शासन किया करते थे, कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन शासन किया करते थे। 24वें नंबर का आपका सोनपाल होगा शासन पे। ऐसा कहा जाता है कि सोनपाल जैसे ही उत्तराखंड आते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ एंट्री करते हैं, तो आपके चांदपुर गढ़ नहीं बल्कि बीलंड घाटी में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आपका चांदपुर गढ़ है या मानाबाद बीलंड घाटी है। कहाँ प्रवेश करते हैं, तो बीलंड घाटी में प्रवेश करते हैं। सोनपाल जैसे ही उत्तराखंड पहुंचते हैं सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेंगे, बीलंड घाटी में प्रवेश करेंगे और यहीं से ही बीलंड घाटी में शासन करना प्रारंभ हो जाता है पंवारों का। और अब हम कह सकते हैं, आप और हम कह सकते हैं कि ये पंवार वंश अब 2 शाखाओं में बटेगा। 24वें नंबर का राजा सोनपाल जैसे ही शासन में आएगा तो पंवार वंश आपकी 2 शाखाओं में बट जाएगा। एक शाखा होगी बीलंड घाटी की, दूसरी शाखा होगी आपकी चांदपुर गढ़ की। इधर जरा ध्यान दीजिए, देखिए बीलंड घाटी उसको पसंद आया सोनपाल को, और तो सोनपाल ने वहीं रहने का निर्णय लिया। इस प्रकार से हमारे पास पंवारों की 2 शाखाएं बन गई। बीलंड घाटी में शासन करने वाला पहला जो शासक होगा उसका नाम सोनपाल होगा, सोनपाल। इधर देखिए जरा, अब 2 शाखाएं बची तो ये 24वें नंबर का है, तो यहां भी 24वें नंबर का होना चाहिए। यहां पर नाम दिया जाता है महदेव का। ऐसा कहा जाता है कि सोनपाल ने बीलंड घाटी में शासन किया, प्रसिद्ध राजा सोनपाल ही था। यहाँ पर महदेव कोई उनका शासक रहा होगा छोटा मोटा, उसने शासन किया है। लेकिन अब कहानी तो यहाँ पर से चेंज ये है कि जो पंवार वंश चांदपुर गढ़ में चल रहा था वो पंवार वंश अब कहाँ चलने लग गया, बीलंड घाटी में। तो क्या यहाँ पंवार वंश नहीं चल रहा था, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी चल रहा था। ठीक है, तो 25वें नंबर का भी आएगा, 25वें नंबर का भी आएगा, 26वें का भी आएगा, 27वें के भी आएगा, 28वें नंबर का भी आएगा। तो लगभग ये जो क्रम चलते हैं, तो इधर देखिए जो ये क्रम चलते हैं तो बीलंड घाटी में और आपके चांदपुर जो गढ़ है वहां पर जो क्रम चलता है, तो 24वें नंबर का इधर भी, 24वें नंबर का इधर भी, लगभग 25, 26, 27, 28। अब हमें जो मुख्य बात करनी है वो करनी है 28वें नंबर के शासक की। 28वें नंबर के हमें अब बात करनी है 28वें नंबर के शासक की। 28वें नंबर का शासक का नाम होगा लखन देव या लखनपाल या लक्ष्मण देव, लखनपाल या लक्ष्मण देव। काफी इंपॉर्टेंट शासक होंगे आपके लखनपाल या लक्ष्मण देव। इनके बारे में सुनिए। देखो यहां तक तो आपको पता चल चुका है कि बीलंड घाटी में शासन प्रारंभ हो चुका है, अर्थात सोनपाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया है, बीलंड घाटी को बनाया है। अब लखनदेव आपको क्यों याद रखने हैं, इनके बारे में देखिए। ऐसा कहा जाता है कि लखनदेव बीलंड घाटी का पहला स्वतंत्र शासक था। देखो क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि पंवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा अजयपाल। पंवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा अजयपाल। जरा ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसा पूछे कि बीलंड घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो तब आपको आंसर लगाना है लखनदेव या लक्ष्मण देव। बीलंड घाटी में प्रथम स्वतंत्र शासक था लखनदेव या लक्ष्मण देव। अब इस बात को याद निकालिए जो मैंने कल भाग 1 में बताया था कि 1 से लेकर के 36 राजाओं ने कहां शासन किया, चांदपुरगढ़ में शासन किया, ऐसी जानकारी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि वो क्या हुआ करते थे, स्वतंत्र शासक। वो क्या हुआ करते थे, एक जो है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन शासन करने वाले राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन इन लोगों ने शासन किया था, ऐसी जानकारी हमें कल तक प्राप्त थी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि 28वें नंबर का लखनदेव स्वतंत्र शासक हुआ करता था। देखिए आदमी तो छोड़िए, कोई देश या समुदाय कब स्वतंत्र होगा, कुल मिलाकर के एक देश कब स्वतंत्र होगा, क्या उसका कोई प्रमाण है कि वो देश स्वतंत्र है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसकी मुद्राएं। जिस देश की अपनी खुद की मुद्राएं होंगी वो देश अपने आप में स्वतंत्र देश माना जाता है। तो लखनदेव या लक्ष्मण देव आपका पंवार वंश का वह शासक होगा जिसकी सबसे पहले ताम्र मुद्राएं मिली थी।
जिसकी सबसे पहले क्या मिली थी? ताम्र मुद्राएं मिली थी, ताम्र मुद्राएं मिली थी। तो किस पंवार वंशी शासक की या किस जो है बिलंड घाट के शासक की ताम्र मुद्राएं होगा? लखन देव या लक्ष्मण देव। अभी हम कौन से घाटी को पढ़ रहे हैं, कौन से क्षेत्र को पढ़ रहे हैं? तो बिलंड घाटी को पढ़ रहे हैं। अब बिलंड घाटी में हम पहुंच चुके हैं 28वें नंबर तक का। इधर देखिए, बिलंड घाटी में 28वें नंबर का जो शासक होगा लखन देव होगा। लखन देव पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है बिलंड घाटी का। इसके बाद आपको 29वें शासक का नाम याद रखना है, जिनका नाम होगा अनंतपाल। 29वें शासक का नाम होगा अनंतपाल सेकंड, अनंतपाल सेकंड। देखिए भाई, किसी भी इतिहास के कोई ना कोई स्रोत होते हैं। इतिहास वही घटना कहलाएगी जिसका अपने आप में कोई स्रोत होगा, जिसके अपने आप में कोई प्रमाण होंगे। तो पंवार वंशों के भी कुछ प्रमाण होंगे, तभी हम मान सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में शासन हुआ है पंवारों का। अनंतपाल सेकंड वो शासक होगा जिसका हमें सबसे पहले शिलालेख प्राप्त था, शिलालेख प्राप्त था। अनंतपाल वह शासक होगा जिसका हमें सबसे पहले शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है सर? तो दार्सिल एक ग्राम पड़ता है, दार्सिल ग्राम आपके उखी मठ में पड़ता है, दार्सिल ग्राम। और उखी मठ कहाँ पड़ता है? तो रुद्रप्रयाग में पड़ता है उखी मठ। वहां पर दार्सिल ग्राम से अनंतपाल सेकंड का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस पंवार वंशी शासक का सबसे पहले शिलालेख प्राप्त हुआ है? उसका आंसर हो जाएगा अनंतपाल सेकंड। अनंतपाल सेकंड का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? उसका आंसर हो जाएगा दार्सिल ग्राम उखी मठ से। यहां तक की बात सबको समझ आएगी। 24वें नंबर का बिलंड घाटी में शासन करने वाला पहला शासक सोनपाल। 28वें नंबर का बिलंड घाटी में शासन करने वाला आपका लखन देव या लक्ष्मण देव। और लक्ष्मण देव वह शासक होगा जिसकी सबसे पहली क्या मिली है? ताम्र मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अनंतपाल तक की बात हमने कर ली है। इसके बाद आगे देखिए आप लोग 32वें नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको यहां से बातें समझनी है जरा है। देखिए भाई, एक बार फिर से बना लेते हैं। 24वें नंबर का कौन था? तो सोनपाल था। यहां पर महदेव था, ये चांदपुरगढ़ है। यहां पर हमने बात की 28वें नंबर की, तो ये आपका लखन देव। यहां पर हमने बात की आपसे 29वें नंबर की, उसका नाम था आनंदपाल सेकंड। बिलंड घाटी को बसाने वाला सोनपाल, बिलंड घाटी को राजधानी बनाने वाला, उसका भी आंसर सोनपाल। स्वतंत्र शासक बिलंड घाटी का पहला लखन देव। सबसे पहले ताम्र मुद्राएं किसकी मिली है? तो लखन देव की। दार्सिल शिलालेख किसका है? तो आनंदपाल सेकंड का। आनंदपाल सेकंड के दार्सिल शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है? तो अनंतपाल सेकंड के दार्सिल शिलालेख से यह जानकारी मिलती है हमें कि यहां पर इससे पहले भी उत्तराखंड में पंवारों का शासन चला है। इससे पहले मतलब लखन देव के बारे में, सोनपाल के बारे में दार्सिल शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि इससे पहले भी लगभग आपके 27 राजाओं ने क्या कर दिया था? 28 राजाओं ने क्या कर दिया था? शासन कर लिया था। अब आपको 32वें नंबर का याद रखना है, जिसका नाम होगा जयराम देव या जसपाल। जयराम देवपाल या जसपाल, ये आप ध्यान से सुनिए जरा। जयराम देव या जसपाल 24वें नंबर का, 32वें नंबर का, लगभग टोटल कितने हो रहे हैं? ये 8 शासक, 6 2 8। इन 8 शासकों को क्या माना जाता है? बोल सोन वंशीय माना जाता है। तो पंवार वंश में सोन वंशीय शासक का नाम बताइए, पहला सोन वंशीय शासक का नाम बताइए, तब आंसर हो जाएगा आपका सोनपाल या सुवर्णपाल। पंवार वंश में अंतिम सोन वंशीय शासक का नाम बताइए, उसका नाम होगा जयराम देव या जयराम पाल या जसपाल, ऐसे करके नाम लिखा है किताबों में। आप जयराम देव के नाम से याद रखिए भाई। पहले नंबर का सोन वंशीय सोनपाल, लास्ट सोन वंशीय आपका
जयराम देव। बीलंड घाटी में शासन करने वाले कुल कितने राजा थे? तो 8 राजा थे। ऐसा कहा जाता है 8 राजाओं ने बीलंड घाटी में शासन किया है और ये 8 राजा काफी प्रसिद्ध हैं एग्जाम की दृष्टि से। इनमें से सोनपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लखन देव के बारे में बता दिया, आनंद पाल सेकंड के बारे में बता दिया। अब जयराम पाल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बीलंड घाटी में अंतिम सोनवंशीय शासक कौन हुआ करता था? जयराम पाल हुआ करता था। इधर देखिए अब ध्यान से, जैसे ही 33वें नंबर का शासक आएगा आसल देव, जैसे ही 33वें नंबर का शासक आएगा आसल देव, आसल देव का शासन प्रारंभ हो जाएगा 1433 से। 1433 से आसल देव का शासन प्रारंभ हो जाएगा। आसल देव आते ही सीधे सीधे बीलंड राजधानी को कहां स्थानांतरित कर देंगे? चांदपुर गढ़ स्थानांतरित कर देंगे। तो आपका जो ये आसल देव है वो बीलंड घाटी को राजधानी कहां ले जाने वाला है? आपका चांदपुर गढ़। तो बीलंड घाटी को चांदपुर गढ़ राजधानी किसने बसाया था या फिर किसने बनाई थी? तो उसका आंसर होगा भाई आपका आसल देव। 24वें नंबर का सोनपाल कहां आकर के बसा था? बीलंड घाटी में। जयराम पाल बीलंड घाटी में अंतिम शासक हुआ करता था। बीलंड घाटी का स्वतंत्र शासक था लखन देव। बीलंड घाटी में किस शासक का शिलालेख प्राप्त है? तो वो है आनंद पाल सेकंड। अब कौन जो है राजधानी फिर से बीलंड घाटी से चांदपुर गढ़ ले जा रहा है? उसका आंसर होगा आसल देव। तो आसल देव किस लिए याद रखना है? आसल देव याद रखना है जो बीलंड घाटी से राजधानी कहां ले गया? चांदपुर गढ़ ले गया भाई। अब इसके बाद आपका चांदपुर गढ़ राजधानी चले गई, मतलब फिर से पंवार वंश आपका कहां स्टार्ट हो जाएगा? चांदपुर गढ़ में। तो इधर देखिए जरा, यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, जो वंश 888 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ था, कनक पाल ने जिस वंश का प्रारंभ किया था उसकी राजधानी कहां हुआ करती थी? चांदपुर गढ़ हुआ करती थी। 24वें नंबर का आएगा ये राजधानी आपके कौन होंगे? सोनपाल जी होंगे। ये राजधानी कहां ले जाएंगे? बीलंड घाटी ले जाएंगे। बीलंड घाटी कहां पड़ती है? टिहरी में पड़ती है। यहां तक 33वें नंबर के शासक आएंगे कौन? आसल देव। आसल देव राजधानी कहां पहुंचाएंगे? तो आसल देव राजधानी चांदपुर गढ़ पहुंचा देंगे। अभी तक आपको 3 राजधानियां मिल चुकी हैं। अब इसके बाद देखिए, आपको जो सबसे प्रमुख राजा आएगा आपका आसल देव के बाद, वो आपका आएगा सीधे सीधे जगतपाल, और जगतपाल के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक होगा वो होगा आपका अजयपाल। लेकिन पहले हम जरा यहाँ पर इनके बारे में बात कर लेते हैं, इन राजधानियों के बारे में जरा ये ध्यान रखिए। इधर देखिए, 37वें नंबर का शासक जो आएगा वो अजयपाल होगा। अजयपाल आते ही सीधे सीधे अपनी राजधानी कहाँ करेगा? तो 1512 में 37वें नंबर का आएगा अजयपाल, और 1512 में अपनी राजधानी अजयपाल कहाँ स्थानांतरित करेगा? तो अपनी राजधानी अजयपाल कहाँ स्थानांतरित करेगा? देवलगढ़। अजयपाल के बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से अभी। यही अजयपाल 37वें नंबर का होगा शासक। यही अजयपाल क्या करेगा कि आपके राजधानी को 1517 में देवलगढ़ से उठा करके श्रीनगर स्थानांतरित करेगा। देवलगढ़ से राजधानी उठा करके कहां स्थानांतरित करेगा? श्रीनगर स्थानांतरित करेगा। इधर देखिए जरा, 37वें नंबर का राजा श्रीनगर स्थानांतरित करेगा। इसके बाद 54वें नंबर का राजा जो होगा प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह तक राजधानी कहां रहेगी? श्रीनगर ही रहेगी। ये बात कंप्लीट हो चुकी है। एक बार यहां इसको समझ देते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, पहली राजधानी चांदपुरगढ़, दूसरी राजधानी बीलंड घाटी, तीसरी राजधानी फिर चांदपुरगढ़, चौथी राजधानी आपकी श्रीनगर, चौथी राजधानी आपकी देवलगढ़। देवलगढ़ के बाद आपकी राजधानी पहुंचेगी श्रीनगर। श्रीनगर के बाद आपकी राजधानी जाएगी
कहाँ, सीधे सीधे टिहरी में भाई। ठीक है, देखो आपके इस राजधानी को बनाने वाला कनकपाल, बिलंड राजधानी ले जाने वाला सोनपाल, फिर चांदपुरगढ़ बसाने वाला आसलदेव, फिर आपका देवलगढ़ बसाने वाला अजयपाल, श्रीनगर बसाने वाला अजयपाल। राष्ट्र पंवारों की जो राजधानी रहेगी वो कहाँ रहेगी, टिहरी में रहेगी। और इस राजधानी को कौन ले जाएगा, तो सुदर्शन शाह ले जाएगा। तो ये तो था राजधानियों का क्रम। अभी जब हम आपको अजयपाल पढ़ाएंगे तो वहां पर राजधानियों के क्रम को और अच्छे से जानेंगे, एक बार वहां पर भी इस चीज को रिवाइज करेंगे भाई। ठीक हो गया, यहां तक की बात सबकी समझ में आ गई। तो आसलदेव वह शासक होगा जो अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित करेगा, चांदपुरगढ़ स्थानांतरित करेगा। तो बीलंड घाटी में बसने वाला पहला शासक सोनपाल था। बीलंड घाटी में बसने वाला पहला स्वतंत्र शासक लखन देव था। बीलंड घाटी का सबसे अंतिम शासक जयराम पाल देव था। और नेक्स्ट अब आपका आएगा, नेक्स्ट इसके बाद आपका 33वें नंबर के बाद जो शासक होगा, चौंतीसवें नंबर का पढ़ेंगे जगतपाल। चलो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है आपका जगतपाल भाई। देखिए अब जगतपाल के बारे में कहा जाता है कि 1455 में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में इनका ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। देखिए इससे पहले हमने अनंतपाल सेकंड को पढ़ाया। अनंतपाल सेकंड वो शासक था जिसका हमें सबसे पहले क्या मिला है, शिलालेख मिला है। लेकिन अभिलेख की बात करेगा तो सबसे पहला वह पंवार वंशी शासक जिसका कोई अभिलेख प्राप्त है उसका आंसर हो जाएगा जगतपाल। उसका आंसर हो जाएगा जगतपाल भाई। तो जगतपाल आपका पहला वो शासक है जिसका 1455 का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर पंवारों से संबंधित रहा है। अभी हम आगे आपको, जब हम आपको महिपति शाह पढ़ाएंगे तो वहां पर माधो सिंह भंडारी का भी संबंध आपका देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से है। एक्चुअली में उनकी जो पुत्र वधू हुआ करती थी उनका उल्लेख, उनसे संबंधित लेख उस जो है रघुनाथ मंदिर के दरवाजे पर है। तो रघुनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध है आपके पंवारों से। अब हम अगर इसके बारे में बात कर देते हैं तो ये ताम्रपत्र अभिलेख एक किताब में आपको मिलेगा कि 15वें नंबर का एक शासक आता है जिसका नाम होगा सुरतीपाल। और ऐसा कहा जाता है कि सुरतीपाल का भी चमोली से पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखिए आप इस सवाल को, लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान इसको रखना है क्योंकि जगतपाल ही वह शासक हुआ करता था जिसका सबसे पहले ताम्र अभिलेख हमको प्राप्त है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बीलंड घाटी का सोनपाल था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लखन देव था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आसल देव था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आनंद पाल सेकंड था जिसका दार्शिल शिलालेख मिला है। नेक्स्ट हमने 34वें नंबर के शासक को पढ़ा जगतपाल को। जगतपाल काफी इंपॉर्टेंट है। जगतपाल से एक सवाल बनेगा एग्जाम में, आपके कांस्टेबल का हो, लेखपाल पटवारी का हो और ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड से संबंधित, यदि सवाल बनता है इससे तो यही चांसेस है सवाल बनने की कि जगतपाल से एक ही सवाल बन सकता है कि किस पंवार वंशी शासक का सबसे पहले अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसका आंसर है जगतपाल। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि रघुनाथ मंदिर में सबसे पहले किस पंवार वंशी शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसका भी आंसर हो जाएगा जगतपाल। इंपॉर्टेंट है, सन आप याद रखिए इसका 1455 आपको याद रखना है। 1455 ईस्वी में हमें पंवार वंश का क्या मिला था, अभिलेख मिला था, वह ताम्र अभिलेख मिला था। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी पंवार वंश से संबंधित। नेक्स्ट हमारा जो कल भाग 3 होगा उसमें हम जानेंगे उत्तराखंड में अजयपाल के बारे में। उत्तराखंड का अजयपाल काफी प्रसिद्ध है। देखो अजयपाल जैसे ही शासन में आएंगे तो सबसे पहले वो अजयपाल क्या करेंगे, उत्तराखंड के 52 गढ़ों को जीत करके एक पूरा अपना एक गढ़ बनाएगा जिसे नाम दिया जाएगा गढ़वाल, जिसका नाम क्या होगा, गढ़वाल गढ़।
तो 52 गढ़ यहाँ पर शासन में थे अजय पाल के टाइम पर, उन्हीं को जीतने वाला अब आएगा 37वें नंबर का, वो होगा आपका अजय पाल। अजय पाल से बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किसने रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मणों की जो एक प्रथा चलती थी, जैसे सरोला ब्राह्मण कहते हैं, वो प्रथा किसने प्रारंभ की थी। सरोला ब्राह्मण होते हैं भात बनाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हें सरोला ब्राह्मण कहा जाता है। माप तोल प्रणाली से संबंधित हम अजय पाल को जानेंगे। इसके अलावा अजय पाल जब शासन में आएगा तो चंदू से अजय पाल का सामना होगा। तो उत्तराखंड में पहली बार आपका युद्ध होगा कृतिचंद एवं अजय पाल का, वो हम जानेंगे अजय पाल के बारे में। तो ये था दोस्तों आज का भाग 2। इसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों को कल भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।